साथियों आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। इस प्रश्न में कहा गया है आकृति फर्स्ट और सेकंड में डी समांतर बीसी है और दूसरे में ईसी और पहले में ईसी और दूसरे में एडी का मान ज्ञात करना है। यानी कि साथियों इस प्रश्न में देखिए पहले प्रश्न में ईसी का मान ज्ञात करना है और उसके बाद दूसरे प्रश्न में एडी का मान ज्ञात करना है। उसके बाद सभी सूक्ष्म खंडों का मान दिया गया है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक एक फिगर को हल करेंगे। यानी कि पहला हम देखिए इस फिगर में हमारा डी समांतर है बीसी के। यानी कि देखिए डी समांतर है, ये रेखा समांतर है। हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे डी ई, यानी कि ये रेखा डी है तो डी समांतर है इस रेखा बीसी के। यानी कि दोनों एक ही दिशा में है इसलिए समांतर हैं साथियों। तो जब समांतर हैं तो यहाँ पर लागू होगा थेल्स का प्रमेय। जब समांतर हैं तो थेल्स का प्रमेय लागू होगा। तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है, ये डी यानी कि जब ये भुजा दो बराबर भागों में इसको बांटती है तो इसको लिखेंगे एडी बटे बीडी। देखिए एडी बटे बीडी, एडी बटे बीडी। उसके बाद बराबर में इस भुजा को लिखेंगे एई बटे ईसी, एई बटे ईसी, एई बटे ईसी। ये हमारा दूसरा हो जाएगा। अब इसमें हम मान रखते हैं एडी का मान हमारा 1.5 है, 1.5 बटे बीडी का मान साथियों हमारा 3 है तो 3 रखते हैं। बराबर में एई का मान वो 1 है तो 1 रखेंगे। उसके बाद ईसी का मान निकालना है तो ईसी का मान निकालना है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तिरछा गुणा कर देना है। तो तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ईसी गुणे 1.5 बराबर 3 एक अन्य 3 हो जाएगा। उसके बाद ईसी बराबर 1.5 को इधर भेजेंगे तो इधर बट्टे में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 बटे 1.5। उसके बाद साथियों यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा तो इसी बराबर हो जाएगा 30 बटे 15 और इसको डिवाइड कर देंगे तो 15 दूना 30, यानी ईसी का मान जो निकल कर आएगा ये 2 निकल कर आएगा साथियों। तो ये हो जाता है हमारा इसका मान, ये हमारा ईसी का मान हो जाता है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरे फिगर का मान हल निकालते हैं। तो इस फिगर में हमें एडी का मान निकालना है तो इसमें भी वही चीज़ लागू करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है, इसमें हमारा डीई समांतर है, यानी कि डीई भुजा समांतर है किस भुजा के बीसी, यानी उसी दिशा में है तो समांतर बोला जाएगा। तो जब समांतर है तो यहाँ पर भी थेल्स का प्रमेय लागू होगा तो क्या होगा एडी बटे बीडी यहाँ पर भी लागू होगा। यानी कि एडी बटे बीडी बराबर ए बटे ईसी, यही हमारा लागू हो जाएगा। अब इसमें भी अगर हम मान रखेंगे एडी का मान हमको निकालना है तो एडी को हम ऐसे रहने देंगे। उसके बाद 20, उसके बाद बीडी, यहाँ पर बीडी है साथियों। उसके बाद बीडी का मान 7.2 है तो 7.2 रखते हैं। उसके बाद बराबर में एई का मान 1 है। चित्र में देखिए एई का मान 1 है तो 1 बटे ईसी का मान साथियों कितना है, ईसी का मान 5.4 है तो यहाँ पर 5.4 रख देते हैं। अब इसका क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एडी गुणे 5.4। उसके बाद बराबर 7.2 का गुणा 1 में होगा तो 7.2 एक अन्य 7.2। उसके बाद एडी बराबर साथियों 5.4 को इधर भेज देंगे तो 7 बटे 2 बटे 5.4, ये हमारा इसका मान आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, एक मिनट साथियों, यहाँ पर एई का मान जो है एई का मान 1.8 था तो यहाँ पर हमें 1.8 रखना चाहिए था। तो यहाँ पर 1.8 रखेंगे तो यहाँ पर 7.2 का गुणा 1.8 में भी होगा 1.8, इस प्रकार से इसका गुणा इसमें भी हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर साथियों, यहाँ पर जो है इसका मतलब 7.2 के गुणे में 1.8 भी रहेगा, 1.8 भी रहेगा। अब क्या करेंगे एडी बराबर साथियों इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यानी एक जीरो हट जाएगा, तो एक जीरो जब हट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा साथियों एक बराबर अंक पे दशमलव हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा 7.2 गुणे 18 बटे 54। यहाँ से हमने एक एक अंक पर दशमलव हटा दिया। उसके बाद इसको काटेंगे 18 तिहाई 54, यहाँ पर 3 आ जाएगा तो एडी बराबर हमारा आ जाएगा साथियों 7.2 बटे का 3। अब 7.2 बटे का 3 जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे यानी भाग देते हैं तो एडी बराबर हमारा आ जाएगा साथियों 2.4। इसमें अगर 7.2 में 3 से भाग देंगे तो हमारा 2.4 आ जाएगा। तो हमारा यही एडी का मान निकल कर आ जाता है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग पहला प्रश्न समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।
वीडियो को रोक करके आप देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आते हैं हम सभी लोग प्रश्न संख्या दूसरे पे साथियों। इस प्रश्न में कहा गया है आकृति पी क्यू लंब है एम एन के, यदि के पी बटे पी एम बराबर 4/13 है तथा के एन बराबर 20.4 सेमी है, तो के क्यू का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये प्रश्न भी बहुत ही सिंपल ही है। चलिए इस प्रश्न को किस तरीके से हल करना है, सबसे पहले आपको जो चीज़ दिया गया है उस चीज़ को लिख लेना है। तो साथियों इस प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पर आप लिख लेंगे, दिया है या अंग्रेजी में लिखेंगे गिवन दैट, क्या चीज़ दिया गया है, केपी बटे देखिए केपी बटे पी एम साथियों बराबर है 4/13, तो मैं 4/13 लिख लेता हूँ। उसके बाद दूसरा मान दिया है के एन, यहाँ पर देख सकते हैं के एन बराबर साथियों 20.4 है, तो 20.4 लिख देता हूँ। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। उसके बाद के क्यू का मान निकालना है, तो के क्यू बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब इस प्रश्न को लागू करेंगे तो वही थेल्स पर में लागू करेंगे, यानी कि केपी बटे पी एम, केपी बटे पी एम बराबर इस भुजा के दो बराबर भागों में बांटता है, तो यानी कि इस भुजा का अनुपात बराबर होगा इस भुजा के अनुपात के, तो यानी हो जाएगा ये के क्यू बटे के एन, एक मिनट साथियों, के क्यू बटे, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए के क्यू बटे क्यू एन, यहाँ पर क्यू एन कर देंगे, क्यू एन इस प्रकार से क्यू एन कर दीजिएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, के पी बटे पी एम, इसका मान जो है दिया है, के पी बटे पी एम का मान कितना दिया, 4/13, तो यहाँ पर 4/13 रख दीजिएगा। उसके बाद बराबर है, तो बराबर के क्यू, यानी के क्यू का मान दिया ही नहीं, के क्यू का मान निकालना है साथियों, तो के क्यू का मान निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो के क्यू का मान निकालना है तो के क्यू को ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद में बटे में क्यू एन, यानी कि देखिए हमें क्यू एन अनुपात में इस तरीके से लिखा गया है, और हमारा पूरा मान देखिए यहाँ पर के एन, यानी के एन पूरा मान हमारा दिया गया है 20.4। तो अब हम क्या करेंगे, केवल क्यू एन का मान निकालने के लिए अगर हम के एन में से साथियों के क्यू घटा दे तो हमारा क्यू एन का मान निकल जाएगा। ध्यान से समझिए, अगर हम के एन में से के क्यू को घटा दें तो हमारा क्यू एन का मान निकल जाएगा। यानी कि अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साथियों, के एन माइनस के क्यू। अब चलिए इसमें इसका भी मान रखते हैं, तो 4/13, उसके बाद में बराबर है, तो बराबर के क्यू का मान आपको निकालना है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, के क्यू बटे में के एन का मान कितना है साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं 20.4, तो 20.4 कर देता हूँ। उसके बाद में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर के क्यू है तो के क्यू लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इसका हम तिरछा गुणा कर देते हैं, तो तिरछा गुणा चलिए करते हैं। तो देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर क्या होगा तिरछा गुणा करने के बाद, तो देखिए यहाँ पर इसका गुणा इसमें होगा, तो यानी हो जाएगा 4 गुणे ब्रैकेट के अंदर 20.4 माइनस के क्यू है, तो माइनस के क्यू कर दीजिए, बराबर 13 गुणे के क्यू, 13 गुणे के क्यू हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, 20.4 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का गुणा 20.4 में करेंगे तो आएगा 81.6 माइनस 4 का गुणा के में करेंगे तो यहाँ पर 4 के क्यों आ जाएगा, 4 के क्यों बराबर का साथियों आपका कितना है, 13 के क्यों है, तो 13 क्यों के लिख दीजिएगा। उसके बाद 4 की क्यों को इधर इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर बचेगा 81.6 बराबर का, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 13 के क्यों, उसके बाद प्लस में हो जाएगा 4 के क्यों। इस प्रकार से साथियों आपका आ जाएगा। उसके बाद 81.6 बराबर 13 के क्यों और 4 के क्यों, इसको जोड़ेंगे तो आपका 17 के क्यों आ जाएगा, 17 के क्यों। इस प्रकार से यहाँ पर आपका 17 के क्यों आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, 17 को उधर भेजेंगे तो ये जाकर उधर बटे में हो जाएगा, यानी कि के क्यों बराबर हो जाएगा 81.6 बटे में 17। अब उसके बाद साथियों के क्यों बराबर 17 में अगर आप जो है 81.6 से भाग करते हैं तो आपका आ जाएगा 17.7, 4.7 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका मान निकल गया साथियों। तो यानी कि 4.7 या 4.8 भाग देने पर आएगा, लगभग मैं 8 लिख देता हूँ साथियों, 4.7 है तो 7.8 लिख देता हूँ। तो यानी यही हमें के क्यू का मान निकालना था, तो के क्यू का मान हमारा 4.8 आ गया साथियों।
यही इसका आंसर हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो एक बार आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा इस प्रश्न को मैंने कितनी ही आसानी पूर्वक हल किया है। ध्यान से इस प्रश्न को आप सभी लोग एक बार समझ लीजिए साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे पे। मित्रों, ये प्रश्न संख्या तीसरा है। इस प्रश्न में कहा गया है आकृति में एलियम समांतर ए बी है, यानी कि एलियम रेखा समांतर है ए बी के दिया है। और इसके बाद क्या चीज़ दिया गया है, यदि ए एल बराबर x-3, ए सी बराबर 2x, बी एम बराबर x-2 तथा बी सी बराबर 2x+3 हो तो यक्स का मान निकालना है। यानी कि यहाँ पर इन सब का भुजाएं दी है। भुजाएं देखिए ए एल का मान साथियों x-3 है। उसके बाद ए सी देखिए ये और सी इस पूरे का मान 2x है। उसके बाद बी एम का मान साथियों x-2 है। उसके बाद बी सी यानी इस पूरे का मान 2x+3 है। तो x का मान निकालना है। तो चलिए हम सभी लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले चीज़ यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल में जो चीज़ हमारा दिया गया है। क्या चीज़ दिया गया है साथियों, दिया है एलियम रेखा समांतर है, यानी कि ये रेखा समांतर है साथियों इस ए बी रेखा के। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ एलियम समांतर ए बी। अब यहाँ पर हम वही थेल्स का प्रमेय लागू करेंगे। तो चलिए किस तरीके से लागू करेंगे ध्यानपूर्वक समझिएगा, देखिएगा साथियों। यहाँ पर क्या होगा हमारा सी एल, देखिए सी एल बटे ए एल होगा। ए एल उसके बाद बराबर इस भुजा का संगत अनुपात हो जाएगा, यानी कि सी एम बटे बी एम, सी एम बटे बी एम, बी एम इस प्रकार से निकल जाता है साथियों। अब इसमें हम देखते हैं कि मान हमारा क्या क्या चीज़ दिया गया है। देखिए सी एल हमारा क्या है, देखिए सी एल हमारा यहाँ पर है और हमारा टोटल मान साथियों ए सी बराबर 2x दिया है। ए सी बराबर देखिए ए सी बराबर 2x दिया है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। अगर हम साथियों ए सी में से अगर हम देखिए x-2 ए सी में से बी एम घट, यानी कि ए सी में से अगर हम, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा साथियों। ये इस प्रश्न का हल थोड़ा काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सी एल का मान निकालना है, देखिए ये सी एल है ना, अगर सी एल का मान निकालेंगे तो ए सी में से हमको ए एल घटाना पड़ेगा। ए सी में से हमको ए एल घटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सी एल की जगह पे हम लिखेंगे ए सी माइनस ए एल। उसके बाद में बटे में आपका ए एल है तो ए एल रहने दीजिए। उसके बाद बराबर सी एम, यहाँ पर सी एम है। अगर सी एम का मान आपको निकालना है तो बी सी में से बी एम को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सी एम की जगह पे आप लिख देंगे बी सी माइनस बी एम। उसके बाद बटे में साथियों बी एम है तो बी एम को रहने दीजिए। अब इसमें हम मान रखते हैं, यहाँ से आप लोग मान ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ए एल का मान आपका x-3 है, ए सी का मान 2x है, बी एम का मान x-2 है और बी सी का मान 2x+3 है। तो अब हम यहाँ से मान रखता हूँ, आप लोग जो है ध्यान से समझिएगा। देखिए ए सी का मान साथियों 2x है। उसके बाद माइनस ए एल का मान x-3 है तो x-3 रख देता हूँ। उसके बाद में बटे में x-3 ए एल है तो x-3 बराबर है, बराबर लगाएंगे। उसके बाद साथियों बी सी का मान कितना है, बी सी का मान 2x+3 है तो 2x+3। उसके बाद माइनस लगाएंगे। उसके बाद बी एम का मान x-2 है तो x-2 रख देते हैं। उसके बाद में बटे में साथियों बी एम का मान x-2 है तो x-2 कर देते हैं। यहाँ से ब्रैकेट खोल करके हल करेंगे तो 2x माइनस का ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, -x+3 हो जाएगा। उसके बाद में बटे में साथियों यहाँ पर आपका आ जाएगा x-3। उसके बाद में बराबर में 2x+3 ब्रैकेट खोलेंगे तो इसके अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि माइनस का x और प्लस का 2 हो जाएगा। उसके बाद में बटे में यहाँ पर आ जाएगा x-2 आपका। उसके बाद अब आप यहाँ क्या करेंगे साथियों, इसको हल करेंगे। 2x में से एक x जाएगा, यानी यहाँ पर x बचेगा x+3। उसके बाद में बटे में x-3 बचेगा, बराबर है तो बराबर लगाएंगे। 2x में से एक x निकालेंगे, यानी कि केवल x बचेगा और उसके बाद 3 और 2 5 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर x+5 हो जाएगा। उसके बाद में बटे में x-2 है तो x-2 कर दीजिए। अब आपको इसका तिरछा गुणा कर देना है, तो तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x+3। देखिए x+3 उसके बाद x-2, इसका गुणा इसमें हो गया। उसके बाद में बराबर में इसका गुणा इसमें होगा, यानी कि इधर x+5। उसके बाद एक दूसरे ब्रैकेट में x-3 आ जाएगा। अब उसके बाद इसका गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा x का गुणा x में हो जाएगा तो x स्क्वायर, फिर x का गुणा -2 में होगा तो -2x। उसके बाद में प्लस
3 का गुणा x में होगा तो 3x, उसके बाद 3 का गुणा -2 में होगा तो -6 हो जाएगा, 3 दूनी -6। उसके बाद बराबर x का गुणा x में करेंगे तो x², उसके बाद साथियों x का गुणा -3 में करेंगे तो -3x हो जाएगा, -3x। उसके बाद 5 का गुणा x में करेंगे तो +5x, उसके बाद 5 का गुणा 3 में करेंगे -15 हो जाएगा। x² से x² दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3x में से -2x निकल जाएगा तो यहाँ पर केवल x -6 बचेगा। उसके बाद बराबर में इधर आपका 5x में से -3x, ये -3x तो निकलेगा तो यहाँ पर 2x बचेगा, 2x -15 है तो 15 बचेगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको साथियों, यहाँ पर क्या करना है, -15 को इधर लाना है, x को इधर ले जाना है, तो इधर -6 बचेगा और 15 को इधर लाएंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2x बचा और इस x को इधर लाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा। 2x में से एक x जाएगा तो केवल x बचेगा और उसके बाद 15 में से 6 जाएगा तो 9 आ जाएगा। यानी x का मान साथियों या करके लिख सकते हैं, x का मान आपका 9 आ गया और यही हमें x का मान निकालना था। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। आप देख सकते हैं इस प्रश्न में पूछा गया है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु x स्थित है, x से xm व xn क्रमशः AB व AC के समांतर रेखाएं खींची गई हैं जो कि AC को m व AB को n पर मिलती हैं। यदि mn को आगे बढ़ाने पर यह बढ़ी हुई CB को t पर मिले तो सिद्ध कीजिए कि tx² बराबर TB गुणे TC। इस प्रश्न का हमें हल निकालना है साथियों। अब चलते हैं इस प्रश्न के अनुसार, हमने इस प्रश्न का फिगर जो है पहले कुछ इस तरीके से बना लिया है साथियों। इस फिगर में साथियों, इस प्रश्न के अनुसार हमारा ये फिगर जो है एक त्रिभुज, यहाँ पर हमारा ABC बनता है, ABC। उसके बाद उसमें जो है ये हमारा TM, TX और ये MC, इस प्रकार से जो है भुजाएं बन जाती हैं। अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज में सिद्ध करके लाना है tx² = TB गुणे TC। ये चीज़ हमें सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम जो है जो त्रिभुज लेंगे उस त्रिभुज में भुजाओं को समांतर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं, हम लेते हैं त्रिभुज TXM, ये वाला त्रिभुज लेते हैं। तो इस त्रिभुज में हमारा जो है ये BN भुजा, यानी कि ये BN जो है, ये BN भुजा जो है समांतर है हमारा किस भुजा के, XM के, XM भुजा के समांतर है, यानी कि ये भुजा समांतर है इस भुजा के। तो भुजा समांतर है तो अब हम लगाएंगे समानुपातिक प्रमेय। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं समानुपातिकता प्रमेय। तो समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे, तो समानुपातिकता प्रमेय जब लगाएंगे तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होगा, यानी कि किस किस भुजा का अनुपात बराबर होगा, आप देख सकते हैं। एक होगा पहले TB बटे TX, ये त्रिभुज ले रहे हैं तो TB बटे TX बराबर TN बटे TM, TN बटे ये पूरी भुजा TM, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद इसी प्रकार क्या करते हैं, हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं TMC त्रिभुज, यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिभुज TMC, अब की बार ये बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं TMC। तो इस त्रिभुज में भी हम XN समांतर दिखाएंगे CM, XM समांतर, देखिए XN कहाँ पर है, XN ये भुजा है तो XN भुजा के समांतर है CM, ये भुजा समांतर है तो समानुपातिकता प्रमेय लग जाएगा। तो समानुपातिकता प्रमेय लगेगा तो TX बटे TC, यानी कि यहाँ पर आपका TX बटे TC, उसके बाद बराबर TN बटे TM, TN बटे MN, यानी इस प्रकार से हो जाएगा TN बटे TM, TN यहाँ पर देख सकते हैं TN बटे TM, ये हमारा भुजा हो जाएगा, इस भुजा के TN बटे TM, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से देखिएगा, दोनों का साथियों RHS बराबर है, तो जब एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो यानी कि RHS एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष बराबर लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, TB बटे TX बराबर TX बटे TC, यहाँ पर ये पक्ष हमारा बराबर दिखाया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए TX का गुणा TX में होगा तो TX² हो जाएगा, उसके बाद इसका गुणा इसमें होगा तो TB गुणे TC हो जाएगा। और हमें प्रश्न में यही सिद्ध करके लाना था साथियों, TX² बराबर TB गुणे TC, हमने वही प्रश्न में सिद्ध करके ले आया साथियों। आप देख सकते हैं ये चीज़ सिद्ध करना था, हमने ये सिद्ध कर दिया।
आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या जो है 5 पे। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 5 है साथियों। इस प्रश्न में बोला गया है आकृति में यदि एलियम समांतर सीबी है तो एलियन समांतर सीडी और एलियन समांतर सीडी है तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। यानी कि हमें यही चीज़ इस त्रिभुज में सिद्ध करके लाना है। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, सबसे पहले एक एक त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं, इसको उपपत्ति में लिखेंगे साथियों। आप सभी लोग इसको उपपत्ति में लिखेंगे तो उपपत्ति यहाँ कर देंगे हल। मैं इस प्रश्न का हल करना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति, यानी कि अब अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हैं तब भी कोई फर्क नहीं, लेकिन अब लिख लेते हैं तो अच्छी बात है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें दिखाएंगे, एक लेंगे त्रिभुज ए बी सी। तो पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। तो ए बी सी में हम क्या करेंगे, एलियम भुजा समांतर दिखा देते हैं। एलियम समांतर है सी बी के। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलियम समांतर सी बी कहा गया है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में एलियम समांतर है सी बी के। तो जब यहाँ पर भुजाएं समांतर हैं तो यहाँ पर लागू होगा समानुपातिकता प्रमेय, या फिर थेल्स प्रमेय भी कह सकते हैं। तो लगा दीजिए यहाँ पर समानुपातिकता प्रमेय, यहाँ पर लिख देंगे समानुपातिकता प्रमेय से। समानुपातिकता प्रमेय से, तो समानुपातिकता प्रमेय अब हम लोग लगा देते हैं। तो जब यहाँ पर आप समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब आप किस किस भुजा का बराबर होगा देख सकते हैं। ए होगा ए एम बटे ए बी बराबर में साथियों ए एल बटे ए सी। एक बार आप देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ए एम बटे ए बी हो जाएगा और बराबर ए एल बटे ए सी हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए डी सी। अब आप देख सकते हैं हम दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, तो दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं ए डी सी। अब ए डी सी कहाँ पर है देख सकते हैं, ये डी सी, ये त्रिभुज हमारा है। तो अब हम लेते हैं त्रिभुज ए डी सी, ये डी सी में, और ए डी सी में हमारा क्या समांतर है, एलियन समांतर सी डी है। यहाँ पर मैं आपको प्रश्न में दिखा दूँ, एलियन समांतर सी डी है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे एलियन समांतर है सी डी भुजा के। तो जब एलियन समांतर सी डी के है तो यहाँ पर भी आपका समानुपातिकता प्रमेय लग जाएगा। तो यहाँ पर भी आप समानुपातिकता प्रमेय लागू कर दीजिए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, समानुपातिकता प्रमेय से अनुपात दिखाएंगे। तो यहाँ पर होगा ए एल बटे ए सी, उसके बाद बराबर ए एन बटे ए डी, ये एन बटे ए डी आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से दिखाया गया है, देखिए ए एल बटे ए सी। तो ए एल बटे ए सी बराबर ए एन बटे ए डी, ये दिखाया गया है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। आप समीकरण 1 और 2 से देख सकते हैं, एक व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं आपका एक पक्ष बराबर है, यानी कि ए एल बटे ए सी बराबर है, ए एल बटे ए सी बराबर है। इस प्रकार से ये पक्ष बराबर है साथियों। तो जब ये पक्ष बराबर है तो यहाँ पर ये पक्ष बराबर होगा, यानी कि ये हो जाएगा ए एम बटे ए बी बराबर का साथियों ए एन बटे ए डी। अब क्या आप देख सकते हैं हमारा जो है, जो सिद्ध करना था वो आया या नहीं आया। यहाँ पर सिद्ध करना था ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। तो हमारा आया क्या है, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, यानी कि हमें जो सिद्ध करना था वो हमारा आ चुका है। तो अब हम लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न संख्या 5 का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से इस प्रश्न का हल दिखा देता हूँ। हमने इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया है। ये था साथियों हल इसका।
आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। तो साथियों ये प्रश्न संख्या 6 है। इस प्रश्न संख्या में कहा गया है आकृति में डी समांतर है AC के और DF समांतर है AE के, तो सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर BE बटे EC। तो हमें इस आकृति की सहायता से यही प्रश्न सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को सिद्ध करते हैं। तो किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में और इस त्रिभुज ABC में हमारा जो है DE समांतर है। DE समांतर है साथियों हमारा AC के। देखिए DE समांतर है AC के, यानी कि इस त्रिभुज ABC में हमारा देखिए डी ये भुजा DE है, तो DE भुजा समांतर है इस भुजा AC के। ये भुजा और ये भुजा समांतर हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय लगा देंगे। तो जब थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात हमारा बराबर होगा। और किस किस के बराबर होगा, ध्यान से समझिएगा। AD यहाँ पर AD बटे BD या DB कह सकते हैं, एक ही बात है। AD बटे BD हो जाएगा। उसके बाद बराबर साथियों हमारा BE बटे EC हो जाएगा। BE बटे EC हो जाएगा। यानी कि अगर आप फिगर में देखना चाहते हैं तो देखिए AD भुजा कहाँ पर है, AD भुजा हमारा यहाँ पर है। तो AD बटे ये BD हो जाएगा, AD बटे BD हो जाएगा बराबर BE बटे, देखिए B कहाँ पर हमारा है, BE बटे EC हो जाएगा, BE बटे EC हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब उसके बाद दूसरा त्रिभुज लगाएंगे। तो अब हम लोग दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा त्रिभुज ABE लेते हैं। त्रिभुज ABE में तो यहाँ पर त्रिभुज AB में E में हमारा समांतर है DF समांतर है AE। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे DF समांतर है AE के। तो ये जब भुजा समांतर है तो यहाँ पर भी थेल्स का प्रमेय लागू कर देंगे। थेल्स के प्रमेय से तो थेल्स के प्रमेय लागू करेंगे। तो थेल्स का प्रमेय लागू करेंगे तो क्या होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हमारा होगा AD बटे BD होगा। AD बटे BD बराबर साथियों BF बटे FE हो जाएगा। अब आप फिगर में देख सकते हैं AD बटे BD, यानी कि AD देख सकते हैं AD बटे BD बराबर BF बटे FE, BF बटे FE। ये हमारा अनुपात बराबर होता है। उसके बाद अब हम इसे मान लेते हैं समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 से हम कहेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हमारा जो है एक पक्ष बराबर है AD बटे BD, यानी कि LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 से हम क्या कहेंगे, BE बटे, तो समीकरण 1 और 2 से अभी हम यही कहेंगे साथियों। समीकरण 1 और 2 पर ध्यान दीजिएगा। ये हमारा BF बटे FE बराबर दूसरा समीकरण क्या है, BE बटे EC। तो हमें सिद्ध क्या करना था, अब हम देख सकते हैं BF बटे FE बराबर BE बटे EC। तो यानी कि और हम सिद्ध करके क्या लाए हैं, BF बटे FE बराबर BE बटे EC, यानी हम लोग यही सिद्ध करके लाए हैं। तो जो हमें सिद्ध करना था हमने वही सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर लिख देंगे आप लोग, यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। एक ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा बिंदु P और Q क्रमशः AD और BC पर इस प्रकार स्थित हैं कि PQ समांतर DC है। यदि PD बराबर 18 सेंटीमीटर, BQ बराबर 35 सेंटीमीटर और QC बराबर 15 सेंटीमीटर है तो AD का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर AD का मान निकालना है साथियों। तो अब हम क्या करते हैं, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हमारा जो है ये फिगर बनेगा साथियों। प्रश्न के अनुसार हमने फिगर रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो इस प्रश्न में दिया गया है
सबसे पहले उस चीज़ को मैं लिख लेता हूँ। तो साथियों ध्यान से समझिएगा क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, दिया है, क्या दिया है, ए बी भुजा समांतर है साथियों, किस भुजा के, DC भुजा के। उसके बाद और दूसरी भुजा समांतर है, PQ भुजा समांतर है, PQ भुजा समांतर है साथियों DC के। इस प्रकार से हमने लिख लिया। ये चीज़ आपका प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है प्रश्न का मान निकालने के लिए क्या करते हैं साथियों, यहाँ पर हम मान को लेते हैं और किस प्रकार से क्या मान रखेंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं, और कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज हम लेते हैं ACD, त्रिभुज ACD में। तो त्रिभुज ACD लेते हैं, यहाँ पर ये त्रिभुज ACD यहाँ पर बन रहा है, ACD यहाँ पर बन रहा है। तो इस त्रिभुज में हम लागू करते हैं थेल्स का प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय से जब लागू करेंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाएंगे। तो हमारा हो जाएगा AP बटे PD बराबर में साथियों AL बटे LC, ये हमारा आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं साथियों, यहाँ पर इसका मान रखते हैं। देखिए कौन कौन सी भुजा का अनुपात हमने दिखाया है बराबर, यहाँ पर दिखाया है। देखिए AP यानी कि AP देखिए ये है हमारा, उसके बाद बटे में PD किया तो PD ये हमारा है, यानी इस भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात बराबर AL, यानी कि ये भुजा AL है, देखिए इतना AL है और इतना LC है, यानी कि इस भुजा का अनुपात बराबर इस भुजा का अनुपात, इसका भुजा का बटा बटे बराबर इसके भुजा का अनुपात का बटा। ठीक, इस प्रकार हमने दिखा दिया है। अब इसमें हमारा जो मान दिया गया है मैं उसको मान रख देता हूँ। यहाँ पर हमारा देखिए कौन सा मान दिया गया है साथियों, तो हमारा इसमें PD का मान 18 दिया गया है। तो अब हम इसमें क्या रख लेते हैं, मान जो दिया गया है इसको 18 करके रख लेते हैं। तो AP बटे PD का मान 18 तो 18 लिख लेता हूँ बराबर AL बटे LC है तो LC कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, यानी कि इसको समीकरण पहला मान लेता हूँ। अब दूसरा त्रिभुज दिखाएंगे। तो दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं त्रिभुज ABC, यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC, तो यहाँ पर भी पुनः थेल्स का प्रमेय लागू करेंगे। पुनः थेल्स प्रमेय, तो पुनः थेल्स प्रमेय लागू करते हैं साथियों। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका CQ बटे BQ हो जाएगा बराबर में साथियों आपका इधर हो जाएगा LC बटे AL हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने त्रिभुज ABC में ये BC इसमें लागू किया है आपका CQ बटे BQ बराबर LC बटे AL, यानी कि CQ BQ कहाँ है, CQ बटे BQ बराबर में हमारा साथियों है LC बटे AL, ये लागू किया है। अब इसमें हमारा जो मान दिया गया है उस मान को मैं रख देता हूँ साथियों। तो आप मान देख सकते हैं किसका किसका दिया है। यहाँ पर देखिए QC या CQ एक ही बात है, इसका मान दिया गया है और उसके बाद BQ का मान दिया गया है। तो इसमें हम मान को रख लेते हैं। तो चलिए मान को रखते हैं, CQ या BQ बात एक ही है साथियों, तो दोनों का हम मान रखते हैं। तो हमारा CQ का मान 15 है, उसके बाद में बटे में BQ का मान साथियों हमारा 35 है, तो मैं 35 रख लेता हूँ। उसके बाद बराबर में LC बटे AL है, तो AL कर देता हूँ। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको पलट देते हैं, यानी कि पलटने के लिए हम क्या करते हैं 35 को ऊपर कर देते हैं, 15 को नीचे कर देंगे और बराबर इधर तो जब इधर का पलट गया तो इधर का भी पलट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा AL बटे LC हो जाएगा। उसके बाद अब इसे हम मान लेते हैं समीकरण दूसरा, इसको मान लेते हैं साथियों समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं, ये हमारा समीकरण 1 है, यानी कि AL बटे LC इस तरफ है, AL बटे LC इस तरफ है। तो हमारा समीकरण 1 और 2 से राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे अब समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 से हमें प्राप्त होगा साथियों, तो 1 और 2 से हमको प्राप्त होगा साथियों AP बटे 18, उसके बाद में बराबर में साथियों 35 बटे 15 ये प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 18 इधर बटे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका AP बराबर 35 बटे 15 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 18 साथियों।
अब उसके बाद इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको किस प्रकार कैंसिल करता हूँ। ए पी बराबर साथियों, इसको देखिए ध्यान से समझिएगा आप लोग। इसको काटते हैं 5 से तो 3 आएगा, इसको काटते हैं 5 से तो 7 आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर बटे में 3 आ गया, तो बटे में 3 वाले को, बटे में 3 को मैं इससे काट देता हूँ, तो 3 छक 18, यानी कि यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो ए पी बराबर आपका आ गया साथियों 7 गुणे 6, यहाँ पर 7 आ गया और यहाँ पर 6 है तो 6 आ गया। तो अब ए पी बराबर आपको जो मिलेगा साथियों वो 7 छक 42, यानी ए पी का मान आपका 42 सेंटीमीटर आ गया साथियों, 42 सेंटीमीटर ये आपका मान निकल के आता है। अब हमें किसका मान निकालना है, तो एक बार हम प्रश्न में देख लेते हैं हमें किसका मान निकालना है। तो प्रश्न में हमें एडी का मान पूछ रहा है, यानी कि एडी भुजा हमारा ए होता है। तो एडी भुजा निकालने के लिए हम एडी बराबर लिखेंगे ए पी प्लस पी डी, ए पी प्लस पी डी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। एडी बराबर क्या लिखेंगे साथियों, ए पी प्लस पी डी, यानी दोनों दोनों को जोड़ देते हैं एडी बराबर। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साथियों हम एडी बराबर, एडी बराबर लिखते हैं साथियों ए पी प्लस पी डी, ए पी प्लस पी डी। तो ए डी बराबर अब दोनों का मान रखते हैं, ए पी का मान 42 आ गया है, प्लस पी डी का मान आपका प्रश्न में दिया गया था। तो पी डी का मान प्रश्न में कितना दिया गया था, 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं 18 सेंटीमीटर रख देता हूँ। उसके बाद ए डी बराबर 42 और 18 को मैं जोड़ लेता हूँ साथियों, तो यहाँ पर हमारा आंसर 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही इस प्रश्न का हल था साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस प्रश्न को कितनी अच्छी तरीके से हल किया हूँ एक बार देख सकते हैं। ये रहा साथियों, ये रहा प्रश्न, उसके बाद ये रहा इसका फिगर, और यहाँ से हमने इसको हल करना स्टार्ट किया है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या साथियों 8 पे। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 8 है विद्यार्थियों। इस प्रश्न में कहा है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो यानी कि इस प्रश्न के अनुसार हमारा ये फिगर बनता है। यहाँ पर ये हम भुजा खींचते हैं तो ये हमारी तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। डी ई रेखा जो है इस तीसरी भुजा एसी को समद्विभाजित करती है। तो यही चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो किस प्रकार से सिद्ध करना है ध्यान से समझते जाइएगा सभी लोग। सबसे पहले साथियों यहाँ पर इस फिगर में हमारा जो चीज़ दिया गया है, इस फिगर में हमारा जो चीज़ दिया गया है मैं इसको लिख लेता हूँ। यानी कि एक बात तो कहा ही है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी कि ये पहली भुजा है तो इस भुजा के मध्य बिंदु से, यानी कि ये जो हमारा मध्य बिंदु डी है ये इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। तो यानी कि इसके अनुसार हम लिख सकता हूँ ए डी बराबर बी डी, ए डी बराबर, देखिए ए डी बराबर बी डी कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों भुजाओं को बराबर भागों में समद्विभाजित करती है। और उसके बाद हमें सिद्ध करना है, तो क्या चीज़ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर ई सी, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उपपत्ति में साथियों एक त्रिभुज लेते हैं, उपपत्ति, तो उपपत्ति में हम एक त्रिभुज लेते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। इस त्रिभुज में हम क्या करते हैं साथियों, डी भुजा को समांतर दिखाते हैं बी सी के। ये डी भुजा जो है डी इस डी भुजा के समांतर है हमारा, कौन सी भुजा, बी सी भुजा समांतर है। तो समांतर है तो यहाँ पर थेल्स का प्रमेय लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से। तो थेल्स का प्रमेय लगाएंगे साथियों। तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है, ये कहेगा ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी बराबर साथियों ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ए सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए डी बटे बी डी बराबर संगत भुजाओं का अनुपात ए ई बटे ई सी, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर उसके बाद क्या देखते हैं हमारा, आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ए डी बराबर बी डी दिया गया है। तो यहाँ पर मैं साथियों ए डी की जगह पे बी डी को लिख सकता हूँ।
तो यहाँ पर हो जाएगा बी डी बटे बी डी, क्योंकि यहाँ पर ए डी बराबर बी डी दिया गया है, तो हम ए डी की जगह पे बी डी लिख सकते हैं। बराबर बराबर में ए ई बटे ई सी हो जाएगा। यहाँ से बी डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी बराबर यहाँ पर एक आ गया। अब यहाँ पर साथ में तिरछा गुणा जब कर देंगे, बटा एक करके तिरछा गुणा करेंगे, तो हमारा आ जाएगा ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर ई सी आ जाएगा। और यही हमको सिद्ध करना था साथियों, हमने सिद्ध कर दिया। बहुत ही सरलतापूर्वक हमने सिद्ध किया है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ ही गए होंगे। तो आप लोग समझ गए तो कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए वीडियो के नीचे सर कि हमें समझ में आता है। अगर कुछ कमियां रहती हैं तो आप वो भी बताते रहिए, ताकि हम उस कमी को दूर कर सके साथियों। तो अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। वीडियो को रोक लिया कीजिए साथियों, और उसके बाद स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिए। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। साथियों ये है प्रश्न संख्या 9। इसमें कहा है ए बी सी डी एक समलंब है, जिसमें ए बी समांतर डी सी है, यानी ए बी भुजा के समांतर डी सी है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। ये प्रश्न हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करना प्रारंभ कर देते हैं साथियों। अब इस प्रश्न को हम लोग लग जाते हैं हल करने पर। तो सबसे पहले क्या करना है साथियों, यहाँ पर जितना कहा था मैंने उतना बना लिया है, और उसके बाद यहाँ पर हमने ये रचना कर ली है साथियों। यहाँ पर इसका मैंने रचना कर लिया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो चीज़ रचना में हम किए हैं उसको लिख लेते हैं। तो रचना में हम क्या किए साथियों, ओ ई की रचना किए हैं। ओ ई भुजा जो है, तो यहाँ पर हमारा जो ओ ई है, ओ ई भुजा के समांतर है साथियों हमारा ए बी भुजा। ओ ई भुजा के समांतर है ए बी, या फिर डी सी को भी कह सकते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं ओ ई भुजा के समांतर है ए बी समांतर है ना ओ ई भुजा के, या फिर डी सी भी कह सकते हैं, डी सी भी समांतर है, दोनों भुजाएं समांतर हैं। अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो एक लेते हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं ए बी डी, ए बी डी, ये त्रिभुज लेते हैं साथियों। तो इस त्रिभुज में अब हम क्या करेंगे, थेल्स का प्रमेय लगाएंगे। और उससे पहले कि हमने इस त्रिभुज में रचना किया है, तो रचना क्या किया है, ओ ई समांतर ए बी, यानी कि ओ ई की रचना किया है जो कि ए बी के समांतर है। ये हमने रचना किया है। तो रचना के आधार पे जब रचना में आप ये चीज़ सिद्ध कर ले जाएंगे, तभी आप थेल्स का प्रमेय लागू कर सकते हैं। तो अब हम लोग लगाते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स के प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है, समान भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे ए ई बटे ई डी बराबर में साथियों, फिगर में आप लोग ध्यान से समझिएगा, ए ई बटे ई डी बराबर बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ। यहाँ पर देख सकते हैं ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी, यहाँ पर ए ई बटे ई डी, उसके बाद बराबर बी ओ बटे डी ओ, यानी कि बी ओ, यहाँ पर बी ओ ये है हमारा, उसके बाद बटे डी ओ। यही त्रिभुज लिए हैं, तो इसी से भुजाओं का अनुपात बराबर, यहाँ पर देखिए बी ओ बटे डी ओ, यानी कि बी ओ बटे डी ओ। इस भुजा को हमने अनुपात में बराबर दिखाया है। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण पहला। अब उसके बाद जो है दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ये सी डी, ये वाला त्रिभुज लेते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, ए सी डी ये वाला त्रिभुज लेते हैं, इस प्रकार से ए वाला त्रिभुज लेते हैं। तो इस त्रिभुज में भी वही काम करते हैं, थेल्स का प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज ए सी डी में। और ए सी डी में क्या है हमारा, ओ ई की हमने रचना किया है, जो कि डी सी भुजा के भी समांतर है। ओ ई की जिसकी हमने रचना की वो भी डी सी के समांतर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ ई समांतर डी सी, और जब समांतर है तो थेल्स का प्रमेय लागू कर सकते हैं। तो अब समांतर हो जाएगा तो थेल्स का प्रमेय लागू करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से, तो थेल्स के प्रमेय से क्या होगा, हमारा भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होगा ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी बराबर में ए ओ बटे सी ओ होगा, ए ओ बटे सी ओ। यहाँ पर देख सकते हैं ए ई बटे ई डी, ए ई ये ई, ए ई बटे ई डी बराबर है
AO बटे CO, AO बटे CO, हमने यही चीज़ बराबर दिखाया। इसको मान लेता हूँ समीकरण दूसरा। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या निकालते हैं, 1 व 2 से। तो 1 व 2 से हमारा देखिए एक पक्ष हमारा बराबर है साथियों, देख सकते हैं आप समीकरण 1 और 2 से ए पक्ष हमारा बराबर है तो दूसरा पक्ष बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, साथियों AO बटे CO बराबर में BO बटे, ये BO है साथियों, BO बटे DO ए हो जाएगा। अब इसको हमें जिस तरीके से सिद्ध करना है तो हम उसको सही करके लिख देता हूँ साथियों। यहाँ पर क्या करेंगे, AO के नीचे BO को लाते हैं, बराबर में यहाँ पर BO की जगह पे CO को ले जाते हैं, CO बटे में DO है तो DO हो जाएगा। तो हमें यही सिद्ध करना था साथियों, प्रश्न में अभी हमने आपको दिखाया ही है, हमें यही चीज़ सिद्ध करना था। यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमने ये प्रश्न में सिद्ध कर दिया, यही यहाँ पर लिख सकते हैं, यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था। साथियों आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। साथियों प्रश्न संख्या 10, इसमें कहा गया है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। यानी कि हमें समांतर दिखाना है। तो समांतर दिखाने के लिए क्या होता है साथियों, थेल्स का प्रमेय लागू करके अगर हम दिखाएंगे इसका अनुपात बटे इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात, यानी कि इन दोनों का अनुपात अगर बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये EF भुजा है, EF जो भुजा है ये QR के समांतर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम मान को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर PE का मान साथियों देखिए इसका मान 3.9 दिया गया है। उसके बाद EQ का मान आपका 3 सेंटीमीटर दिया गया है। PF का मान 3.6 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद FR का मान 2.4 सेंटीमीटर दिया गया है। इस प्रकार मान दिया गया है। तो अब हम क्या करते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लागू करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा PE बटे, आप लोग ध्यान से समझिएगा चित्र से साथियों, PE बटे EQ, देखिए PE बटे EQ बराबर में PF बटे FR, चाहे RF कह सकते हैं, FR या फिर RF कह सकते हैं, इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान को ला करके रखते हैं साथियों। तो ला करके मान रखते हैं तो PE का मान देखिए, PE का मान 3.9 है, बटे में EQ का मान आपका 3 है तो 3 रख दीजिएगा। उसके बाद बराबर PF का मान 3.6 है तो 3.6 बटे FR का मान 2.4 है तो 2.4 रख देते हैं। इस प्रकार अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रश्न को हल करते हैं, ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर साथियों आपका आ जाएगा 39.30, बराबर में यहाँ बराबर अंक पे दशमलव तो हट जाएगा, यानी कि 36 बटे 24 हो जाएगा। इस प्रकार हमारी वैल्यू आ जाती है साथियों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि भुजाओं का अनुपात हमारा बराबर है, कैंसिल करने के बाद भी बराबर नहीं मिलेगा। इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा और 12 तिहाई 36, यहाँ 3 आ जाएगा। तो इसका मान आएगा देखिए 13 तिहाई 39, इसको काट देंगे तो यानी कि ऊपर 13 आ जाएगा और यहाँ पर 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 यहाँ काटेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि 13 बटे 10 बराबर 3 बटे 2, यानी कि दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। तो जब वैल्यू बराबर नहीं है तो हम यहाँ पर लास्ट में कह सकते हैं, लास्ट में क्या कह सकते हैं, इसलिए साथियों हमारा EF यानी कि ये जो भुजा है EF ये QR के समांतर नहीं होगा। यहाँ पर लिख देंगे EF QR के डज नॉट समांतर, यानी कि ये EF भुजा जो है इसके समांतर नहीं है QR के। ये चीज़ आपको यहाँ पर लास्ट में लिख देना है कि EF डज नॉट समांतर, यानी डज नॉट समांतर QR के। तो यानी कि यहाँ पर समांतर नहीं है, इस प्रकार से लिख देंगे। आशा करते हैं कि आप सभी लोग 10वें प्रश्न का पहला प्रश्न समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या दूसरे पे। विद्यार्थियों ये रहा दूसरा प्रश्न। इसमें अब की बार मान चेंज कर दिया गया है, बाकी फिगर सेम रहेगा। तो अब की बार PE का मान 4 सेंटीमीटर दिया गया है
उसके बाद क्यू ई का मान 4.5 सेमी दिया गया है। उसके बाद साथियों पी एफ का मान 8 सेमी दिया गया है। उसके बाद आर एफ या एफ आर, इसका मान 9 सेमी दिया गया है। इस प्रकार से अब की बार वैल्यू दिया गया है। अब फिर हमें चीज़ वही सिद्ध करना है साथियों, समांतर ही सिद्ध करना है। तो अगर भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा तो समांतर होगा, नहीं तो समांतर नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए भुजाओं का अनुपात दिखाते हैं। तो होगा पी ई बटे ई क्यू बराबर में साथियों पी एफ बटे एफ आर या आर एफ कह सकते हैं, एक ही बात है दोनों को मिलाकर। अब इसमें वैल्यू को लाकर रखते हैं तो 4 बटे पी ई का मान 4 है। उसके बाद में बटे ई क्यू का मान 4.5 है तो 4.5 रखते हैं। उसके बाद पी एफ का मान 8 है, आर एफ का मान 9 है। इस प्रकार से अब यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 40 बटे 45 बराबर में 8 बटे 9 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करेंगे तो देखिए 8 पंचे 40 यानी कि यहाँ पर 8 आ जाएगा, और 9 पचे 45 यानी कि यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 बटे 9 आ गया। उसके बाद बराबर में 8 बटे 9 आपका दिया गया है प्रश्न में। तो यानी कि यहाँ पर मान बराबर है। तो जब मान बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ई एफ यानी कि ई एफ भुजा समांतर होगा क्यू आर के। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई एफ ये भुजा समांतर है क्यू आर के, यानी कि यहाँ यह समांतर है तो यहाँ पर हाँ लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर दिया गया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या तीसरे पे। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। इस प्रश्न में आपकी बार मान चेंज कर दिए गए हैं, यानी कि इसमें भी आपको समांतर ही दिखाना है। सबसे पहले दिए गए मान को लिख लेना है। पी क्यू यानी पी क्यू की वैल्यू जो दी है 1.28 सेमी दिया गया है। उसके बाद पी आर का मान 2.56 सेमी दिया गया है। उसके बाद पी ई का मान 0.18 सेमी दिया गया है। पी एफ का मान आपका 0.36 दिया गया है। इस प्रकार अब फिर वही चीज़ आपको रूल लगाना है भुजाओं के अनुपात के बराबर, यानी कि यहाँ पर अब की बार इस तरीके से दिखाएंगे पी ई बटे पी क्यू बराबर में साथियों आपका पी एफ बटे आर एफ या एफ आर, इस तरीके से कह सकते हैं पी एफ बटे पी आर, इस प्रकार रखेंगे पी एफ बटे पी आर, इस प्रकार रखेंगे अब की बार। तो पी ई का मान देखिए पी ई बटे पी एफ बटे आर पी आर ये हो जाएगा। अब इसमें मान रखिए तो पी ई का मान 0.18 है बटे पी क्यू का मान आपका 1.28 है। उसके बाद बराबर पी एफ का मान 0.36 है बटे में पी आर का मान 2.56 है। 2.56 है, 2.56 रख देते हैं। देखिए दशमलव बराबर अंकों पे है तो हम हटा सकते हैं, यानी कि हमारा यहाँ पर 18 बटे 128 बराबर में 36 बटे 256 हो जाएगा। इस प्रकार की वैल्यू हमारी आती है। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमारा 9 दूना 18, यानी कि यहाँ पर 9 बटे साथियों 64 आ जाएगा। 64 दूना 128। उसके बाद इधर का कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमारा 9 चौक 36, यानी कि यहाँ पर 9 आ जाएगा, और 64 चौक के 256, यानी कि यहाँ पर 64 आ जाएगा। तो यानी कि 9 बटे 64 आपका इस तरफ भी आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर दोनों तरफ की वैल्यू बराबर है। तो जब वैल्यू बराबर है तो हम कह सकते हैं तब हमारी ई एफ भुजा जो है समांतर होगी क्यू आर भुजा के। तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे, हाँ अतः जो है हमारी ई एफ भुजा जो है ये समांतर होगा क्यू आर के। इस प्रकार से हमें यही प्रश्न में सिद्ध करना था। हमने जो है प्रश्न नंबर तीसरे को भी हल कर दिया। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ये प्रश्न भी समझ ही गए होंगे। अब हम लोग आते हैं साथियों प्रश्न संख्या जो है चौथा प्रश्न। इस प्रकार की वैल्यू दी गई है इसमें, यानी कि हमें इसमें भी समांतर ही सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को भी सिद्ध करते हैं साथियों। तो इसमें भी आपको वही भुजाओं का अनुपात दिखाना है। तो चलिए मान को दिखाते हैं किस प्रकार बराबर है या नहीं। चौथा प्रश्न हल करते हैं। इस प्रश्न में हमारा दिया गया है मान चेंज कर दिया गया है, प्रश्न वही है, सिद्ध हमें यही करना है इस भुजा के बराबर इस भुजा को। यहाँ पर जिस प्रकार से वैल्यू दी गई है अब हम उस प्रकार से मान को लिख लेते हैं। तो हम भुजाओं का अनुपात दिखाएंगे कि हमारा साथियों किसके बराबर क्या है, पी ई बटे पी क्यू
उसके बाद बराबर में पी बटे पी क्यू बराबर में साथियों पी एफ बटे आर एफ या फिर एफ आर, एक ही बात है। इस प्रकार से वैल्यू को रखते हैं। अब हम लोग पी ई का मान साथियों आप लोग देख सकते हैं 5 दिया गया है, तो यहाँ पर मैं 5 रख लेता हूँ बटे पी क्यू का मान 15 दिया गया है तो 15 रखते हैं बराबर में पी एफ का मान 6 दिया गया है, उसके बाद में बटे में साथियों यानी कि यहाँ पर जो होगा पी एफ बटे पी आर होगा। इस प्रकार तो पी एफ का मान 6 दिया गया है तो मैं यहाँ पर 6 लिख लेता हूँ। उसके बाद पी का मान आपका यहाँ पर 5 दिया गया था तो 5 लिख लिया गया। 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 18 सेंटीमीटर है। उसके बाद इस प्रकार आप देखिए पी आर का मान हमें जो करना है यानी पूरा मान, तो 18 में 5 जोड़ करके निकालेंगे क्योंकि ये पूरा हमारा पी आर का मान हमारा जो होगा 18 प्लस इतना इतना 18 इतना 6 है, यानी 18 6 18 तो 20 4 24, यानी कि हमारा इसका मान जो है 24 रखा जाएगा। यहाँ पर हम 24 रखते हैं। अब यहाँ पर इसको हम डिवाइड करके देखते हैं, ये हमारा क्या आएगा 5 एकन्ने में 5 5 तिहाई 15, यानी कि यहाँ पर 1/3 आएगा। उसके बाद 6 कन्ने में 6 6 कन्ने में 6 6 चौक 24, यानी कि यहाँ पर 4 आएगा। 6 चौक 24, यहाँ 6 कन्ने में 6 6 चौक 24, तो यहाँ पर 1/3 आ गया और इस तरफ आपका 1/4 आ गया। इस प्रकार दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो इस प्रकार दोनों तरफ की भुजाओं का अनुपात जब बराबर नहीं है तो साथियों जब बराबर नहीं है तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर ई एफ हमारा समांतर क्यू आर के नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे जो है यहाँ ई एफ डज नॉट समांतर क्यू आर के, यानी कि समांतर नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर आप नहीं सिद्ध करके लाएंगे साथियों। आशा करते हैं कि इतनी सी बात आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद अब हम लोग आते हैं लास्ट प्रश्न 5वें पर, यानी कि आपका 10वां का जो 5वां प्रश्न है इसे भी हल करना है। तो चलिए अब हम लोग इसको भी हल करते हैं साथियों। सबसे पहले आपको जो मान दिया गया है उसको लिख लीजिए। देखिए पी क्यू का मान आपका 12.5 सेमी दिया गया है। उसके बाद पीई का मान साथियों आपका 5 सेमी दिया गया है। उसके बाद एफ आर या फिर आर एफ इसका मान जो है 6 सेमी दिया गया है। उसके बाद पी एफ इसका मान 4 सेमी दिया गया है। इस प्रकार से अब यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दिखाएंगे, यानी कि पी बटे पी क्यू बराबर में पी एफ बटे आर एफ, इस प्रकार से दिया गया है। अब यहाँ पर लाकर मान रखेंगे पी ई, तो साथियों यहाँ पर पी ई का मान हमारा तो 5 सेमी दिया गया है तो 5 सेमी रखते हैं बट 5, और पी क्यू यानी पी क्यू का मान पूरा हमारा 12.5 सेमी दिया गया है। उसके बाद बराबर पी एफ यानी पी एफ का मान 4 दिया गया है तो 4 रखते हैं। उसके बाद आर एफ यानी कि आर एफ, एक मिनट साथियों मित्रों यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी गलती किए थे। देखिए पी ई बटे ई क्यू होना चाहिए था, ई क्यू यानी कि यहाँ पर ई और क्यू होना चाहिए था। देखिए पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ है, यहाँ पर पी एफ बटे एफ आर या आर एफ एक ही बात है, इस प्रकार रखा गया है। तो यानी कि यहाँ पर तो आप गलती क्या किए थे, ई क्यू का जब मान निकालेंगे यानी कि ई क्यू का अगर आप मान निकालना है तो ई क्यू यानी कि पी क्यू में से आपको पी का मान घटा देना होगा। तो यानी कि पी क्यू का मान आपका देखिए 12.5 है तो 12.5, उसके बाद माइनस पी ई का मान घटा देंगे तो पी ई का मान आपका 5 दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर जब घटाएंगे 12 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 7.5 आएगा। तो यानी कि यहाँ पर आपको जो है 7.5 रखना है। यहाँ पर आपको 12 माइनस 5 करके लिखना है। उसके बाद बराबर अब यहाँ पर रखेंगे आर एफ, तो आर एफ या एफ आर एफ का हो या एफ आर का हो, दोनों मान एक ही है। इसका मान 6 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसका मान 6 सेंटीमीटर रखते हैं। अब उसके बाद 5 बटे बराबर लगाते जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 बटे 12.5 में से 5 घटाएंगे तो 7.5 आ जाएगा। बराबर में 4/6 है तो 4/6 लिख दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 50/75 50/75 हो जाएगा। बराबर में 4/6 है तो 4/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको कैंसिल किया जाएगा तो देखते हैं क्या आता है। देखिएगा आप लोग 25 दूना 50 यानी कि यहाँ पर 2 आएगा और 25 तिहाई 75 यानी कि यहाँ 3 आएगा।
यानी कि यहाँ पर साथियों आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। देखिए 25 से दोनों कट गया, बराबर इसको काटेंगे, 2 दूनिया 4, 3 दूनिया 6, यानी कि 2/3 यहाँ पर भी आ गया। यानी कि दोनों तरफ की भुजाओं का अनुपात यहाँ पर बराबर है। तो अब हम कह सकते हैं लास्ट में कि ई एफ भुजा जो है ये समांतर होगी हमारी क्यू आर भुजा के। तो यहाँ पर लास्ट लिख देंगे, लास्ट में आता है ई एफ समांतर होगा भुजा क्यू आर के। इस प्रकार से हमें यही सिद्ध करना था, तो लास्ट में यहाँ पर हाँ लिख देंगे। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न संख्या जो है 5वें का हल समझ गए होंगे। इस प्रकार से मैंने इस प्रश्न को हल कर दिया साथियों। आते हैं अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 पे। ये रहा साथियों प्रश्न नंबर 11। इस प्रश्न में कहा गया आकृति में डी ई समांतर है ओ क्यू के, यानी डी भुजा समांतर है ओ क्यू के। उसके बाद डी एफ समांतर है ओ आर के। तो दर्शाइए ई एफ समांतर क्यू आर के, यानी ये भुजा समांतर दिखाइए इस भुजा क्यू आर के। तो अब हम इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझेंगे साथियों और ध्यानपूर्वक हल करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है साथियों, इस प्रश्न में जो चीज़ हमारा दिया गया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या चीज़ हमारा दिया गया है इसमें, डी ई भुजा जो है समांतर दिया गया है ओ क्यू के, इस प्रकार से। और उसके बाद में साथियों डी एफ भुजा समांतर दिया गया है, डी एफ भुजा समांतर दिया गया है ओ आर के। इस प्रकार से ये वैल्यू हमारी दी गई है। अब हम लगाएंगे त्रिभुज ओ क्यू पी में, या ओ पी क्यू कह सकते हैं। तो त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में, यानी कि अब आप लोग ध्यान देंगे ओ पी क्यू में ये वाला त्रिभुज लगाते हैं। ओ पी क्यू ये वाला त्रिभुज हम लोग लगाते हैं, और इस त्रिभुज में लगाएंगे समानुपातिकता प्रमेय। तो यहाँ पर लिख देते हैं समानुपातिकता प्रमेय से, समानुपातिकता प्रमेय से। इस प्रकार से हमने समानुपातिकता प्रमेय लगा दिया। तो इसमें हम दिखाएंगे भुजाओं का अनुपात, और किस प्रकार से फिगर में देखिएगा, पी ई बटे ई क्यू इस प्रकार बराबर होगा पी डी बटे डी ओ के, पी डी बटे डी ओ के। यानी कि हमने समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय लगा दिया इसमें। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। यानी देखिए आप लोग पी ई बटे ई क्यू, उसके बाद बराबर पी डी बटे ओ डी। इस प्रकार ओ डी या डी ओ इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लिया। अब हम देखिए इसके संगत जो है, इस संगत के हमारा ये संगत त्रिभुज है। तो अब हम ये त्रिभुज लेते हैं, और इस त्रिभुज में भी हम समानुपातिकता प्रमेय लगाते हैं। यानी कि अब की बार हम लेते हैं त्रिभुज पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में। तो त्रिभुज पी ओ आर में भी हम वही चीज़ लागू करेंगे, समानुपातिकता प्रमेय। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समानुपातिकता प्रमेय से, या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कह सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम दिखाएंगे भुजाओं का अनुपात। इसमें आप लोग फिगर में ध्यान से समझिएगा, मैं दिखा देता हूँ, देखिएगा आप सभी लोग। पी एफ बटे एफ आर, उसके बाद बराबर पी डी बटे डी ओ, इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए पी एफ बटे एफ आर, उसके बाद बराबर पी डी बटे डी ओ, यानी कि पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ। इस प्रकार मैं समीकरण इसको 2 मान लेता हूँ। अब आप लोग समीकरण 1 और 2 से देख लीजिए, इसका एक पक्ष बराबर मिल रहा है। 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या मिल रहा है, एक पक्ष बराबर। देखिए पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ, यानी कि एल एच एस बराबर है तो आर एच एस बराबर हो जाएगा। तो आर एच एस बराबर होगा, तो अब हम लिख सकते हैं पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। इस प्रकार जो है, अब जब हम ये बात सिद्ध कर ले गए साथियों, इतनी बात जब हमारा सिद्ध हो गया, तो अब हम कह सकते हैं कि अतः, यानी कि पी ई बटे ई क्यू, देखिए पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, यानी कि ये हमारा सिद्ध हो गया। तो जब इसका अनुपात बराबर होगा इसके अनुपात के, तो यानी कि ये भुजा हमारी सिद्ध हो जाती है कि ई एफ भुजा जो हमारे समांतर हो जाएगी क्यू आर के। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः ई एफ भुजा समांतर हो जाएगी क्यू आर के। इस प्रकार यही हमें सिद्ध करना था, यही हमने सिद्ध कर दिया साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। उससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं
तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रश्न को हल कीजिएगा साथियों, कहीं पर मिस्टेक मत होने दीजिए। आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 12 पे। इस प्रश्न में कहा गया है आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR है। तो दर्शाइए कि BC समांतर QR है। इस प्रकार हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को भी सिद्ध करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज़ हमारा दिया गया है मैं इसको लिख लेता हूँ। तो हमारा दिया गया है AB जो है, AB भुजा समांतर है PQ के और उसके बाद में AC भुजा समांतर है PR के। इस प्रकार से यह वैल्यू हमारी प्रश्न में दिया गया है। अब हम एक एक करके त्रिभुज लेते हैं और उसमें लगाते हैं समानुपातिकता प्रमेय। तो पहले हम त्रिभुज लेते हैं OPQ में, त्रिभुज OPQ में। तो त्रिभुज OPQ में लगाएंगे समानुपातिकता प्रमेय। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो त्रिभुज में आप फिगर में ध्यान से समझिएगा। इस त्रिभुज में OPQ में हम क्या लगाते हैं, OA बटे AP बराबर साथियों OB बटे BQ। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1। यानी कि ध्यान से समझिएगा, OA बटे AP बराबर में साथियों OB कहाँ है, देखिए OB बटे, ये त्रिभुज हमने ले रखा है POQ में, इस त्रिभुज POQ में। तो यानी कि इसी में हम दिखाए हैं OA बटे AP बराबर OB बटे, देखिए OB बटे BQ। इसको समीकरण 1 मान लिया। अब हम इधर का दूसरा त्रिभुज लगाते हैं, त्रिभुज POR में। तो अब हम लोग लगाएंगे त्रिभुज POR में। तो इस त्रिभुज में समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे। तो समानुपातिकता प्रमेय से हमें क्या मिलता है, ध्यान से समझिएगा। प्रमेय से, तो समानुपातिकता प्रमेय से इसमें हम लागू करेंगे OA बटे AP, यानी कि ये भुजा तो कॉमन है, OA बटे OP बराबर में OC बटे CR। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण दूसरा। यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में, आप लोग ध्यान देंगे। देखिए OA बटे AP बराबर OC बटे CR। इस प्रकार मैं इसको समीकरण 1 मान लिया। अब समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं, 1 व 2 से। तो 1 और 2 से हमें यही मिलता है साथियों कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड एक पक्ष बराबर है, OA बटे AP एक पक्ष बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, OB बटे BQ बराबर होगा हमारा OC बटे CR के। यानी कि देखिए OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। तो यानी कि इस भुजा का अनुपात बराबर है। तो अब हम कह सकते हैं जो हमें सिद्ध करना था कि BC समांतर है QR के, यानी कि ये BC भुजा समांतर होगा इस भुजा QR के। तो अब हम लास्ट में यही कह सकते हैं कि अतः जो है हमारा BC भुजा समांतर होगा QR के। तो हमें यही सिद्ध करना था साथियों, यही सिद्ध करना था। हमने प्रश्न में यही सिद्ध कर दिया। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे साथियों। एक त्रिभुज ABC व एक त्रिभुज DBC, एक ही आधार BC के एक ही ओर स्थित दो त्रिभुज हैं। BC पर स्थित बिंदु P से PQ समांतर AB और PR समांतर BD खींची गई है, जो कि क्रमशः भुजा AC को Q व भुजा DC को R पर मिलती है। सिद्ध कीजिए कि QR समांतर है AD। यानी QR ये भुजा आपका है, यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में, मैं आपको दिखा देता हूँ। QR आपका ये भुजा है और AD भुजा आपका ये है। तो इसको सिद्ध करके दिखाना है कि क्या ये भुजा इसके समांतर है। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं साथियों। सबसे पहले हमें करना क्या है, जो हमारा प्रश्न में दिया गया है हमको उसी चीज़ को लिख लेना है। तो अब साथियों हम क्या करते हैं, हमारा जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, दिया गया है साथियों PQ समांतर AB। यहाँ पर आप देख सकते हैं PQ समांतर AB हमारा ए प्रश्न में दिया गया है।
और दूसरी बात भी दिया गया है, दूसरी समांतर रेखा दिया है पी आर समांतर बी डी, यानी कि इसको भी हम लिख लेते हैं पी आर समांतर बी डी दिया गया है, तो पी आर समांतर बी डी भी कर लेते हैं। अब आगे जो है, अब आगे आपको त्रिभुज लेकर के थेल्स प्रमेय लागू करना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, ये वाला त्रिभुज लेते हैं साथियों, ध्यान से समझिएगा। ये बी सी यानी कि ये वाला त्रिभुज अब हम लेते हैं और इस त्रिभुज में हम एक थेल्स प्रमेय लागू करते हैं। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ त्रिभुज ए बी सी में, और ए बी सी में हम लगाएंगे थेल्स प्रमेय। तो थेल्स के प्रमेय से, तो साथियों थेल्स का प्रमेय लागू करेंगे तो हमारा होगा बी डी बटे होगा हमारा पी सी, और बराबर में होगा साथियों ए क्यू बटे क्यू सी, बटे क्यू सी। इस प्रकार होगा। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं बी डी आपका कहाँ पर है, यहाँ पर आपका देखिए बी डी ये आपका है। तो यहाँ पर साथियों हमारा 1 मिनट ये था बी पी, यानी कि बी पी बटे पी सी होना चाहिए। तो बी पी बटे पी सी और बराबर में क्या है साथियों, ए क्यू बटे क्यू सी, यानी कि ए क्यू बटे क्यू सी, ये हो गया। यहाँ पर हमने थेल्स प्रमेय के अनुसार लागू किया। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1 है, दूसरा 1 है साथियों। उसके बाद हम लेते हैं त्रिभुज डी बी सी, लेते हैं, यानी कि डी बी सी। अब की बार ये त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज डी बी सी में, इस त्रिभुज में भी हम वही चीज़ लागू करेंगे, थेल्स प्रमेय लागू करेंगे साथियों। तो इस त्रिभुज में हमारा देखिए पी आर भुजा समांतर है साथियों बी डी के। तो यहाँ पर हम लिख लेता हूँ कि पी आर भुजा समांतर है साथियों। देखिए ये इस भुजा के समांतर है, इस भुजा बी डी। तो यहाँ पर मैं बी डी कर देता हूँ। अब फिर मैं वही चीज़ थेल्स प्रमेय यहाँ पर लागू करूँगा साथियों। तो ये हो जाएगा हमारा बी पी बटे पी सी बराबर में साथियों ये हो जाएगा डी आर बटे सी आर। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी पी, यानी कि यह हमारा बी है, ये पी है, तो बी पी बटे पी सी, उसके बाद बराबर डी आर बटे सी आर, यानी कि डी आर बटे सी आर। इस प्रकार से हो जाता है। मैं इसे मान लेता हूँ समीकरण दूसरा साथियों। अब उसके बाद आगे जो है हम क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से मित्रों 1 व 2 से, तो 1 व 2 से आप देख सकते हैं साथियों, देखिए बी पी बटे पी सी, यानी कि समीकरण 1 और 2 का एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस बराबर होना चाहिए, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए क्यू बटे क्यू सी बराबर में साथियों डी आर बटे सी आर हो जाता है। तो यहाँ पर ए क्यू आपका, यहाँ पर है साथियों, देख सकते हैं ए क्यू बटे क्यू सी बराबर डी आर बटे सी आर। इस प्रकार ये भुजा जो है एक दूसरे के अनुपात के बराबर हो जाती है साथियों। तो जब ये अनुपात बराबर हो जाता है तो अब हम कह सकते हैं साथियों कि क्यू आर भुजा जो है, क्यू आर कहाँ पर है आपका, देखिए यहाँ पर है क्यू आर आपका, यहाँ है, और उसके बाद ए डी आपका यहाँ है। तो क्यू आर भुजा इस ए डी भुजा के समांतर हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः क्यू आर भुजा समांतर होगा साथियों ए डी भुजा के। यही हमें सिद्ध करना था साथियों। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को सिद्ध कर दिया। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैं आपको इस प्रश्न का हल दिखा देता हूं साथियों। यह प्रश्न संख्या 13 था आपका। आते हैं साथियों प्रश्न संख्या 14 पे। इस प्रश्न में यहाँ पर देखिए कहा गया है आकृति में यदि ए डी बटे डी सी बराबर बी ई बटे ई सी तथा कोण सी डी ई बराबर कोण सी ई डी, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सी ए बी समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि सी ए बी या ए बी सी कह सकते हैं, सी ए बी ये त्रिभुज जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को सिद्ध करते हैं साथ। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग फिगर से समझना है साथियों। इस फिगर में हम लेते हैं एक त्रिभुज ए बी सी, यानी कि ए बी सी। इस त्रिभुज ए बी सी में अब हम दिखाते हैं साथियों जो हमें सिद्ध करना है ए डी बटे डी सी,
यानी कि AD बटे DC बराबर में दिया गया है BE बटे EC, यानी कि BE बटे EC ये हमारा इस प्रश्न में दिया गया है साथियों। ये हमें सिद्ध नहीं करना है, सॉरी हम गलती से बोल दिए हैं। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे साथियों, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम लागू करेंगे। तो चलिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम लागू करते हैं। तो जब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम लागू करेंगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि DE भुजा जो है ये हमारा समांतर है AB भुजा के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि DE समांतर AB, यानी कि DE भुजा समांतर है AB के। अब यहाँ पर हम इस त्रिभुज में दिखाएंगे साथियों हमारा कोण कौन कौन सा बराबर है। तो हमारा कोण CDE यहाँ पर देख सकते हैं, कोण CDE बराबर है साथियों कोण CAB के, कोण CEB के। इस त्रिभुज में देख सकते हैं CDA, यानी कि CDA, यहाँ पर ये कोण जो हमारा बन रहा है साथियों, इसमें ये कोण जो हमारा बन रहा है ये कोण बराबर होगा CAB के, CAB के, यानी इस कोण के बराबर होगा ये कोण बराबर होगा इस कोण के साथियों। अभी यहाँ पर हम आपको रीजन दिखा ही देते हैं। उसके बाद एक कोण और भी बराबर मिल रहा है हमको, यहाँ पर दूसरा कोण हमारा ये बराबर है कोण CED बराबर है साथियों इसमें कोण CBA के, कोण CBA के बराबर है। और क्यों बराबर है यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, संगत कोण है साथियों, संगत कोण है ये इसलिए बराबर है साथियों। मैं आपको दिखा देता हूँ CED, देखिए CED यानी कि ये कोण बराबर है CBA के, यानी ये कोण बराबर इस कोण के, यानी कि इस कोण के संगत ये कोण है, इस कोण के संगत ये कोण है। तो यानी कि ये दोनों कोण आपस में इस प्रकार बराबर हैं साथियों। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ और क्यों बराबर है, संगत कोण है इसलिए बराबर है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक कोण आपके इस प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये कोण आपके इस प्रश्न में दिया गया। तो मैं आपको इस शर्त को भी लिख लेता हूँ सिद्ध करने के लिए। हम कह सकते हैं कोण CDE बराबर है साथियों कोण CED के, ये प्रश्न में दिया गया है कि CDE बराबर है CED के। यहाँ पर साथियों मैं लिख देता हूँ ये कोण आपके प्रश्न में दिया है, इसलिए मैं इसको भी लिख लेता हूँ क्योंकि बराबर भी है दिया भी है, तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद साथियों एक शर्त और भी इसमें दिख रहा है, कोण CAB जो है CAB भी बराबर है CBA के बराबर है ये कोण CAB बराबर है CBA के, यानी कि CBA आप देख सकते हैं कहाँ पर है, CAB ये कोण है और CBA ये कोण है बराबर है, यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। उसके बाद यहाँ पर एक भुजा हमारी भी बराबर मिल रही है, CAB भुजा बराबर है CB के। देखिए ये आपका CA भुजा है और ये आपकी CB भुजा है। तो यहाँ पर हम CA भुजा को भी बराबर दिखा देते हैं CB भुजा के। और क्यों बराबर है यहाँ पर लिख देता हूँ रीजन में आपको कि बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है, सम्मुख भुजा बराबर होती है, प्रमेय होता है साथियों बराबर होती है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर इस प्रश्न को इस आधार पर सिद्ध करके लिखा है। उसके बाद साथियों जब हमारी इतनी शर्तें फॉलो हो रही हैं, यानी कि हमें नियम तो 3 ही शर्त होता है, तो हमने 3 शर्तों को लागू किया, दो कोण बराबर किया, एक भुजा बराबर किया। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज CAB समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें इस प्रश्न में यही सिद्ध करना था मित्रों, हमने इस प्रश्न को सिद्ध कर दिया। आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को सिद्ध किया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। साथियों ये रहा प्रश्न संख्या 15। इस प्रश्न में बोला गया है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के
विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि ये इसका फिगर इस प्रकार से बन रहा है। तो फिगर को एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें हमारा जो है, मान के चलते हैं कि माना साथियों त्रिभुज ए बी सी जो है हमारा ए बी सी, यानी कि ये त्रिभुज ये बी सी जो है, इसमें ए बी भुजा जो है, ए बी भुजा का मध्य बिंदु डी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यानी कि ए बी भुजा है, इसका मध्य बिंदु डी है। और तो यहाँ पर हमारा जो ए डी भुजा होगा, यानी ए डी भाग होगा, ए डी भाग हमारा डी बी के बराबर होगा, डी बी के बराबर होगा। यानी ए डी बी डी, ए डी और डी बी ये आधा आधा बराबर होंगे, क्योंकि दोनों बराबर भागों में बट रहे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अब एक बात आप लोग ध्यान से समझिएगा साथियों, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मैं गुणा 1 कर सकता हूँ, इस प्रकार यहाँ कर सकता हूँ। अब डी बी को जब हम इधर लाएंगे तो ये हमारा बटे में हो जाएगा, यानी कि ये ए डी बटे डी बी हो जाएगा। उसके बाद बराबर में यहाँ पर आपका 1 आ जाता है। तो और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इस प्रकार से साथियों हम यहाँ तक मान के चलते हैं। उसके बाद आगे हल करते हैं। तो इस त्रिभुज ए बी सी में डी ई भुजा को समांतर दिखाते हैं बी सी भुजा के, यानी कि डी ई भुजा जो है, देखिए ये हमारी फिगर में डी ई भुजा जो है इस बी सी भुजा के क्या है, समांतर है। इस प्रकार अब समांतर है तो यहाँ पर हम लगाते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से अब यहाँ पर समानुपातिकता प्रमेय जब लागू करेंगे तो हमारा इस फिगर में साथियों ए डी बटे ओ बी होगा, ए डी बटे ओ डी होगा, ए डी बटे साथियों ओ डी नहीं, डी बी या बी डी कह सकते हैं। ए डी बटे डी बी होगा, यानी कि ए डी का अनुपात डी बी का अनुपात ये बराबर होगा साथियों, ए डी का अनुपात डी बी का अनुपात बराबर होगा हमारा ए ई बटे ई सी के अनुपात के साथ, ए ई बटे ई सी के अनुपात के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, ए डी बटे डी बी बराबर 1 है। तो ए डी बटे डी बी की जगह पर मैं 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साथियों ए ई, एक मिनट, इस पूरे की जगह पे मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से यहाँ पर मैं ए डी बटे डी बी इसकी जगह पे 1 लिख सकता हूँ। तो यानी 1 बराबर इधर आ जाएगा ए ई बटे ई सी, इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। इस प्रकार से मैं इसे समीकरण 2 मान लिया हूँ साथियों। अब सब समीकरण 2 मान लिया हूँ तो अगर मैं इसका तिरछा गुणा कर देता हूँ, या फिर नहीं मानेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, मत मानिए इसको कोई समीकरण साथियों, रहने दीजिए। अब यहाँ पर मैं इसका अगर तिरछा गुणा करता हूँ, यानी कि अगर हम या करके इसको ऐसा लिख दें, ए ई बटे ई सी बराबर 1 है तो 1, और इसके नीचे बटा 1 भी कर दूं, इसका अगर तिरछा गुणा कर दूं तो हमको मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलेगा ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर ई सी हमको मिलेगा साथियों। तो जब हमारी इतना मान बराबर हो गया तो अब हम कह सकते हैं साथियों, यहाँ पर लास्ट में अब हम कह सकते हैं कि अतः, यहाँ से इस प्रकार यही चीज़ आपको बोल देना है कि अतः बिंदु ए सी का मध्य बिंदु ई जो है इसी का मध्य बिंदु है, अतः खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी कि इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को सिद्ध कर लेना है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इतनी बात समझ गए होंगे। ये रहा इसका प्रश्न और इसका फिगर। उसके बाद यहाँ से हमने इस प्रश्न को सिद्ध करना प्रारंभ किया है। तो उसके बाद यहाँ तक हमने इस प्रश्न को सिद्ध किया है, ए ई बराबर इसी तक के साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न। ये रहा प्रश्न संख्या 16 साथियों, यानी कि प्रश्नावली 6.2 का लास्ट प्रश्न है।
अब हम लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक हल करेंगे साथियों। इसमें कहा गया है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO के, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रकार इसका फिगर हमने बना लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले साथियों जो वैल्यू हमारा दिया गया है मैं उसको लिख लेता हूँ। इस प्रकार से आपको इतना मान के लिखना है। यहाँ पर दिया भी गया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, यानी AB भुजा जो समांतर है इस DC भुजा के समांतर है। इतनी बात हमने यहाँ पर प्रश्न में लिख दिया। अब उसके बाद एक शर्त और भी दिया गया है, उसको भी लिख लेते हैं। इस प्रकार हमने दूसरा शर्त भी लिख लिया, विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, यानी ये विकर्ण AC है और ये BD है, इसको ये बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं और हमें सिद्ध करना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं, इस चित्र में लेते हैं एक त्रिभुज ACD। तो त्रिभुज ACD में लगाते हैं समानुपातिकता प्रमेय। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समानुपातिकता प्रमेय से तो समानुपातिकता प्रमेय लागू करेंगे तो यहाँ पर OE समांतर हमको DC दिखाना पड़ेगा। यानी कि एक बार मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ कि इस प्रकार से फिगर में दिया गया है। देखिए ACD यानी कि A वाला त्रिभुज लेते हैं और इसमें OE भुजा जो देखिए OE भुजा समांतर है इस DC भुजा के, यानी कि OE भुजा समांतर है इस DC भुजा के समांतर है, एक ही दिशा में है, ये इतना हम कह सकते हैं। तो जब समांतर है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि AE बटे ED बराबर होगा AO बटे CO के, AO बटे CO के बराबर होगा। यहाँ पर मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ AE बटे ED। देखिए AE बटे ED बराबर है AO बटे CO के, देखिए AO बटे CO। इस प्रकार से हमने अनुपात दिखाया है। इसको मान लेता हूँ समीकरण 1। इस प्रकार समीकरण 1 मान लेते हैं। अब उसके बाद हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं। इस चित्र में दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं त्रिभुज BDA, यानी कि ये त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ त्रिभुज BDA में, और BDA में हमारा साथियों EO भुजा समांतर है AB भुजा के। देखिए EO भुजा समांतर है इस AB भुजा के, इस EO के भुजा के समांतर है AB भुजा समांतर है। इस प्रकार से तो समांतर है तो थेल्स का प्रमेय लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, या केवल समानुपातिकता प्रमेय ही लिख देता हूँ समानुपातिकता प्रमेय से। तो समानुपातिकता प्रमेय से भुजाओं का अनुपात दिखाते हैं AE बटे ED होगा, AE बटे ED बराबर साथियों BO बटे DO होगा, BO बटे DO। यानी कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए AE बटे ED, देखिए AE यानी AE बटे ED हो जाएगा और बराबर BO बटे DO, यानी देखिए BO आपका कहाँ पर है, BO यहाँ पर ये हो जाएगा BO बटे DO, यानी इसका अनुपात इसका अनुपात बराबर है इसके अनुपात की। इस प्रकार से इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण दूसरा। अब हम समीकरण 1 और 2 से हमको मिल रहा है साथियों, समीकरण 1 और 2 से हमको मिल रहा है एक पक्ष बराबर। समीकरण 1 व 2 से हमको मिल रहा है AE बटे ED। देखिए AE बटे ED यानी एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष बराबर होगा। तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं AO बटे CO बराबर होगा साथियों, AO बटे CO बराबर होगा हमारा BO बटे DO के। इस प्रकार से बराबर होगा। अब यहाँ पर साथियों
हमें प्रश्न में जो सिद्ध करना था देखिए आया या नहीं। यहाँ पर ए ओ बटे बी ओ है बराबर सी ओ बटे डी ओ, तो ए ओ बटे बी ओ यहाँ पर अब आप क्या क्या करना, तो यहाँ पर क्या कर देना है साथियों, आपको कुछ नहीं करना है, ए ओ के बटे में बी ओ को लाना है और सी ओ को बी ओ की जगह पर ले जाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ओ बटे बी ओ, यानी कि मैं इसको यहाँ पर लाता हूँ बराबर में, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर सी ओ बटे डी ओ हो जाएगा। यानी कि हमें इस प्रश्न में जो सिद्ध करना था साथियों, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, हमने इस प्रश्न में उसको सिद्ध कर दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो हमें इस प्रश्न में यही सिद्ध करना था साथियों। आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट में, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न में यही सिद्ध कर दिया। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैं आप सभी को इस प्रश्न का हल दिखा देता हूँ। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल किया है। तो आज का वीडियो इतना ही साथियों। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।